हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानीमा विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा आजकल हम कुछ भी खरीदते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमें चेकआउट पर कुछ कॉमन ऑप्शंस दिखते हैं। बाय नाउ पे लेटर या जीरो कॉस्ट ईएमआई। ये ऑप्शंस हमें अपनी पसंद की चीज तुरंत खरीदने की सुविधा देते हैं बिना पूरा पेमेंट। ये सुविधा खासकर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया का बाय नाउ पे लेटर मार्केट 2030 तक $35 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस सुविधा के पीछे क्या है? क्या ये सच में उतना ही आसान और फायदेमंद है जितना दिखता है, या इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। हम बीएनपीएल और जीरो कॉस्ट ईएमआई के वर्किंग मॉडल, इनके फायदे और इनसे जुड़े फाइनेंशियल रिस्क को आसान भाषा में एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। चलिए, सबसे पहले जीरो कॉस्ट ईएमआई की बात करते हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आप एक 30,000 का फोन ले रहे हो 6 महीने की जीरो कॉस्ट ईएमआई पर। तो आप हर महीने 5,000 देंगे और 6 महीने में पूरे 30,000 चुका देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2013 के सर्कुलर के मुताबिक 0% इंटरेस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि लेंडिंग कंपनीज इसमें पैसा कैसे बनाती है? इसके दो आम तरीके हैं। पहला तरीका है डिस्काउंट एब्जॉर्प्शन। अक्सर प्रोडक्ट्स पर कुछ डिस्काउंट से स्पेशल ऑफर्स चल रहे होते हैं। जैसे उस 30,000 के फोन पर से 4,500 का डिस्काउंट हो सकता है। अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ करते हो तो आपको फ़ोन कम दाम में मिलता है। लेकिन जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हो तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलता। ये डिस्काउंट वाला अमाउंट बैंक या लेंडिंग कंपनी को ब्याज के रूप में दिया जाता है। तो आपने डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन आपने एक डिस्काउंट खो दिया, जिसका मतलब है इनडायरेक्टली आपने वो इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर किया। दूसरा तरीका है एडिशनल फीस। कई बार नो कॉस्ट ईएमआई के साथ प्रोसेसिंग फीस जुड़ी होती है, जिस पर जीएसटी भी लगता है। ये फीस छोटी लग सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट में जुड़ जाती है। इसीलिए खरीदारी से पहले सारे टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर की, यानी बीएनपीए की। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट है। जब आप बीएनपीए यूज करते हैं तो एक फिनटेक कंपनी जैसे अमेजॉन पे लेटर, सिंपल, लेजी पे वगैरह आपकी तरफ से मर्चेंट को पेमेंट कर देती है। आपको वो अमाउंट उस फिनटेक कंपनी को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड देना है, से 15 टू 45 डेज में। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है इसकी एक्सेसिबिलिटी। इंडिया में क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन सिर्फ 5% है। बीएनपीएल की वजह से बाकी 95% भी इसमें जुड़ गए हैं। इसके लिए लंबा अप्रूवल प्रोसेस नहीं होता और छोटे अमाउंट्स के लिए अक्सर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगते। खासकर मिलेनियल्स और जेनजी के बीच ये बहुत पॉपुलर है, जो इसे एक लोन से ज्यादा एक बजटिंग टूल के रूप में देखते हैं। बीएनपीएल की सुविधा जितनी ही आसान है, उतने ही इसके साथ रिस्क जुड़े हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को बिहेवियरल साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, जो हमें ज्यादा खर्च करने के लिए नच करता है। जब हम कैश से पेमेंट करते हैं तो एक पेन ऑफ पेइंग होता है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ये एहसास कम होता है। बीएनपीएल इससे एक कदम आगे ले जाता है। हमें प्रोडक्ट तुरंत मिल जाता है, लेकिन पेमेंट फ्यूचर में करना होता है। इससे एक अफोर्डेबिलिटी इल्यूजन क्रिएट होता है। बड़ी कीमत वाली चीजें भी छोटे इंस्टॉलमेंट्स में अफोर्डेबल लगने लगती है। रिसर्च बताती है कि डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा के कारण 74% यूपीआई यूजर्स ने अपने खर्च में बढ़ोतरी रिपोर्ट की है। इससे एक डेट साइकिल का खतरा बन जाता है। लोग अक्सर मल्टीपल बीएनपीएल प्लेटफॉर्म से उधार लेने लगते हैं। एक प्लेटफॉर्म का बिल चुकाने के लिए दूसरे से उधार लेते हैं। ये एक रेड फ्लैग है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो लेट फीस बहुत ज्यादा हो सकती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे फ्यूचर में आपको लोन्स मिलने में दिक्कत हो सकती है। इन्हीं रिस्क को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में डिजिटल लेंडिंग के कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को काफी हद तक रेगुलेट किया है। इनके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट डिसबर्समेंट। अब लोन का पैसा सीधे लेंडर के बैंक अकाउंट से बोरोर के बैंक अकाउंट में जाना जरूरी है। थर्ड पार्टी वॉलेट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी है। नंबर 2, मैंडेटरी एग्रीमेंट्स। हर लोन के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट जरूरी है, जिसमें सारे चार्जेस और कंडीशन साफ साफ लिखे होने चाहिए। नंबर 3, एक्सप्लिसिट कंसेंट। कोई भी फिनटेक कंपनी आपकी क्रेडिट लिमिट आपकी परमिशन के बिना नहीं बढ़ा सकती। इन रूल्स से इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ है। कुछ कंपनीज जैसे जेस्ट मनी को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा और कुछ ने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव लाए। लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर जिम्मेदारी से यूज किया जाए
तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल टूल हो सकता है। ज़रूरी है कि आप टूल को कंट्रोल करें, ना कि टूल आप। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोज़। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, उसमें मैंने अलग-अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है, ऑन इक्विटी मार्केट्स, ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑन वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वेरियस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, वेरियस डेमो वीडियोज़, हाउ टू डू केवाईसी, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स। बहुत कुछ है, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प कर सकती है। नंबर 1, यूज़ इट फॉर नीड्स, नॉट फॉर वांट्स। इसे एक बजटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें, फ्री मनी की तरह नहीं। और प्लान की हुई ज़रूरी खरीदारी के लिए ही इसका यूज़ कीजिए। नंबर 2, रीड द फाइन प्रिंट। एक्सेप्ट करने से पहले प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें। नंबर 3, अवॉइड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। एक या दो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही फैसिलिटी लें। इससे आपको अपने यूज ट्रैक करने में भी आसानी होगी। नंबर 4, फॉलो अ बजट। एक अच्छा रूल है कि आपकी सारी ईएमआई मिलाकर मंथली इनकम का 20 या 30% से ज़्यादा ना हो। नंबर 5, मॉनिटर योर क्रेडिट स्कोर। रेगुलरली अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, ताकि कोई भी अनऑथराइज लोन हो या ट्रांजैक्शन हो तो आपको उसका पता चले। बाय नाउ पे लेटर और जीरो कॉस्ट ईएमआई ने क्रेडिट को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। इसने हमारी शॉपिंग करने के एक्सपीरियंस को भी आसान बना दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अफोर्डेबिलिटी का एहसास हमें ओवर स्पेंडिंग की तरफ ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी और रेगुलेशंस इस सेक्टर को और सुरक्षित बनाएंगे, लेकिन आखिर में कंट्रोल हमारे अपने हाथों में। अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले रुक कर सोचे, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है और क्या मैं इसे आराम से चुका सकता हूँ। आपका बीएनपीएल या ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू टू एक्सप्लोर माय चैनल। मैंने अलग-अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है। इक्विटी मार्केट पर, आईपीओज़ के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ हैं, हाउ टू डू केवाईसी, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, काफ़ी कुछ है। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।